वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 16th लेक्चर है। इसका टाइटल है प्रोड्यूसर बिहेवियर कॉलम्स कॉस्ट एनालिसिस। इकोनॉमिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि संक कॉस्ट को शामिल नहीं होना चाहिए रैशनल पर्सनस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, यानी जो रैशनल जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर, जबकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शामिल होना चाहिए। संक कॉस्ट वो होती है जो इनकर्ड हो जाती है और रिकवर नहीं की जा सकती। अपॉर्चुनिटी को कॉस्ट वो होती है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट होती है, यानी कि सेक्रीफाइस करने की, यानी सेक्रीफाइसिंग कॉस्ट। आप इस वक्त लेक्चर देख रहे हैं, इसकी जगह आप कुछ और चीज़ देख रहे होते हैं, फ़नी वीडियो देख रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं, तो आपने एक सेक्रीफाइस किया है। तो ये जो सेक्रीफाइस करना है इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। फर्म्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ इस तरह से होती है, कंपनी जो है वो कंप्यूटर की प्रोडक्शन छोड़ के फ़ोन्स की प्रोडक्शन करती है, तो वो सेक्रीफाइस कर रही है कंप्यूटर की प्रोडक्शन को फ़ोन्स की प्रोडक्शन के लिए, तो ये इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जब आउटपुट बढ़ता है तो उसमें इजाफा होता रहता है, इसलिए उसको वेरिएबल कहते हैं, वेरी करती है। फिक्स कॉस्ट जो होती है जब आउटपुट बढ़ती है तो तब भी कॉस्ट फिक्स रहती है, यानी वो आउटपुट से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करने में टोटल कॉस्ट बन जाती है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होती है? इसको हम इस तरीके से निकालते हैं कि टोटल कॉस्ट जो होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी टोटल जितनी भी कॉस्ट आई, जितने यूनिट्स हैं उन सब के बनने में, 100 यूनिट्स को बनने में टोटल सपोज 1 लाख आ गई कॉस्ट, तो 1 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे सामने एवरेज कॉस्ट आ गई 1000 की, तो उसको हम कहेंगे एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। और एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट के। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है, इज़ एन इकोनॉमिक टर्म टू डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट अ फर्म कैन वेरी। एक टोटल कॉस्ट के लिए एक जो है वो टर्म है, इकोनॉमिक टर्म टू डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म कैन वेरी। टोटल कॉस्ट जो है फर्म की जो वेरी कर सकती है डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो फार्मूला है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी यानी जितनी भी क्वांटिटी है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट बराबर होती है एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? अब तक आपको मार्जिनल कॉस्ट तो समझ आ गई होगी। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट किसी भी चीज़ की एडिशनल कॉस्ट को कहा जाता है। एडिशनल यूनिट्स जब प्रोड्यूस किए जाएंगे उनके अंदर जो कॉस्ट आ रही होगी उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के चेंज करने से जब कोई इजाफी कॉस्ट आ रही है तो उसको हम टोटल कॉस्ट के अंदर उसको हम कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट। अब आपके सामने इन दी लॉन्ग रन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न डज नॉट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होता टू द एक्सटेंट दैट इट डज इन शॉर्ट रन। अब आपके सामने टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट के। यहाँ पे आउटपुट दिया गया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी गई है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी गई है और टोटल कॉस्ट दी गई है। आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7। आउटपुट बढ़ता जा रहा है क्वांटिटीज़ के अंदर। टोटल फिक्स कॉस्ट सेम है क्योंकि वो फिक्स्ड है इस वजह से, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इजाफा होता जा रहा है। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होता जा रहा है तो टोटल कॉस्ट में भी इजाफा हो रहा है। टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकाल ली जाएगी, देख सकते हैं। और इसी चीज़ का अब आपके सामने ग्राफ मौजूद है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स है, इसी वजह से इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है जारी बात है वो वेरी कर रही है इस वजह से। और जबकि टोटल जो कॉस्ट है वो सबसे वो ज़्यादा है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है टोटल फिक्स कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। इस वजह से जो ये कॉस्ट है ये ऊपर है। अच्छा, जो टोटल कॉस्ट होती है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती। टोटल कॉस्ट हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती और इसी तरह टोटल फिक्स कॉस्ट भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती। इसी वजह से जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। ज़ीरो प्रोडक्शन होगी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगी। इसी वजह से टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो से स्टार्ट होती है और टोटल कॉस्ट जो होती है वो भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट शामिल होती है। और फिक्स कॉस्ट तो आएगी चाहे आपने ज़ीरो प्रोडक्शन की भी तब भी। जारी बात है बिल्डिंग का जो खर्चा है वो तो लाजमी होगा, वो फिक्स कॉस्ट के अंदर है इस वजह से। अब है रिलेशनशिप बिटवीन दी एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? आपने टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का तो अब तक रिलेशनशिप समझ गए होंगे, तो इसको समझना भी आपके लिए आसान होगा। थोड़ा सा एक बार और देखते हैं इसको कि भाई जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ती है
तो तभी टोटल कॉस्ट के अंदर इजाफा होना शुरू होता है। जितनी ज़्यादा तेज़ी से टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ही टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल कॉस्ट का बढ़ना डिपेंड करता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। तो देखिए आप, जहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट तेज़ी से बढ़ेगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से टोटल कॉस्ट रहेगी, लेकिन एक डिफरेंस रहेगा इन दोनों के दरमियान। वो डिफरेंस इसी वजह से है कि टोटल फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है टोटल कॉस्ट के अंदर। तो अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दी एवरेज कॉस्ट एंड दी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो है शुरू में गिर रही होती है नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मुकाबले में, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो दो चीज़ों को मिला के बनी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट को बना के भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी बना के, और दोनों जो है वो गिर रही होती हैं। सिंस बोथ आर फॉलिंग, द इफेक्ट ऑफ टू फॉलिंग कर्व इज़ ग्रेटर। अब इनका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है देन द इफेक्ट ऑफ वन फॉलिंग कर्व। इन दोनों कर्व के नीचे गिरने का इफेक्ट ज़्यादा होता है अगर एक कर्व जो है वो नीचे गिरे। अब एक जब टर्निंग पॉइंट आता है तो उसके बाद क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जब टर्निंग पॉइंट आता है, दोनों एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू होते हैं। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है तो फिर एवरेज कॉस्ट भी बढ़ जाती है, लेकिन जो गैप है दोनों के दरमियान वो रहता है। इसी वजह से रहता है क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो है वो बराबर होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज फिक्स कॉस्ट के इन दोनों के बराबर होती है। तो एक इन्वर्स रिलेशनशिप है कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी के दरमियान। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो कॉस्ट गिरती है एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब आपके सामने रिलेशनशिप है, अभी आपके सामने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, वो टिपिकल फॉर अ टिपिकल फर्म के लिए वो यू शेप की तरह है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी कि बिल्कुल यू की तरह, पहले ऊपर से नीचे आता है फिर दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, गोल होता है ये यू की तरह। जब फर्म अपन एक्सपेंड होती है, बढ़ती है, तो इनिशियली उसको वो एक्सपीरियंस करती है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल से एक्सपीरियंस की वजह से क्या होता है कि शुरू में वो फेस करती है डाउनवर्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, यानी शुरू में जो इसका कर्व है वो नीचे जा रहा होता है। यू शेप होता है तो जाहिर बात है शुरू में वो नीचे जा रहा होता है। जब वो अपने ऑपरेशन स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाती है तो उसका जो फर्म है इसका जो फर्म अचीव करती है कांस्टेंट कॉस्ट, और उसके बाद उसका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, क्योंकि वो कांस्टेंट कॉस्ट की वजह से कांस्टेंट होती है, इसी वजह से उसका कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, सेम रहता है, यानी कि ऊपर नीचे बिल्कुल एकदम पॉइंट्स उसके सेम लाइन में आ जाते हैं। और फर्म अगर और ज़्यादा अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ा लेती है तो ऐसे सिचुएशन में LRAC कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप हो जाता है, यानी आप देख सकते हैं जैसे यू की तरह ऊपर जा रही लाइन अब वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, पॉजिटिवली तौर पे जो है वो जाता है ऊपर की तरफ। द फॉलोइंग अजम्पशंस आर मेड वाइल ड्राइविंग LRAC कर्व। इन अजम्पशंस को बनाया जाता है जब LRAC कर्व ड्राइव किया जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होती है। फर्म्स चूज द दैट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर एट विच द MPPP विच इज़ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट डॉलर स्पेंड ऑन ईच इनपुट इज़ इक्वल। यानी जितने भी इनपुट होते हैं उन पे जो लास्ट डॉलर स्पेंड हुआ है उसकी MPPP बराबर होती है, यानी कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। अब है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LRMC, यानी इसमें इसका क्या मतलब है, जब फर्म जो है वो एंजॉय कर रही होती है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंक्रीमेंटल यूनिट्स होते हैं, जो इजाफी यूनिट होते हैं, उनके ऊपर लेस कॉस्ट आती है देन द प्रीसीडिंग वन, पिछले यूनिट्स के मुकाबले में। पिछले यूनिट्स जो होते हैं उनके मुकाबले में जब ऑलरेडी एक प्लांट लगा हुआ होता है और वहाँ पे प्रोडक्शन चल रही होती है तो इजाफी यूनिट्स बनाने के लिए कम कॉस्ट आती है। तो LRMC विच इज़ द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट विल बी फॉलिंग, वो गिरेगी, कम होगी। एंड द रिलेशन बिटवीन द SRAC एंड LRAC कर्व क्या है, जो LRAC है विच इज़ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द SRAC। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो एक्चुअली ड्राइव ही होता है SRAC विच इज़ द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से, और एग्जैक्ट शेप जो है LRAC का इज़ अ वेव कनेक्टिंग द लीस्ट कॉस्ट पार्ट ऑफ द SRAC कर्व। और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो LRAC कर्व जो है वो शो होता है स्मूथ यू शेप्ड कर्व, जो कि टेंजेंट होता है SRAC से, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से टेंजेंट होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और वो यू शेप्ड होता है। इसको हम एनवलप कर्व भी कहते हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।